नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी बोलने वाली औरत, जिसे लिखा है ममता कालिया जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह झाड़ू सीधी किसने खड़ी की? बीजी ने त्योरी चढ़ाकर विकट मुद्रा में पूछा। जवाब ना मिलने पर उन्होंने मीरा को धमकाया, इस तरह फिर कभी झाड़ू खड़ी की तो देख लेना। वे कहना तो चाहती थी कि मीरा को काम से निकाल देंगी, पर उन्हें पता था कि नौकरानी कितनी मुश्किल से मिलती है। फिर मीरा तो वैसे ही हमेशा छोड़ू छोड़ू मुद्रा में ही रहती है। मैंने नहीं रखी, मीरा ने ऐंठ कर जवाब दिया। क्यों रखी थी? तुझे मालूम नहीं कि झाड़ू खड़ी रखने से घर में दलिद्दर आता है, कर्ज बढ़ता है, रोग जड़ पकड़ लेता है। मैंने तो कभी नहीं सुना यह। जाने कौन गांव की है तू? माँ के घर से कुछ भी तो सीख कर नहीं आई। काके का काम वैसे ही ढीला चल रहा है और तू झाड़ू और खड़ी रख, यही सीख है तेरी? मेरा ख्याल है झाड़ू घुसल खाने के बीचों बीच गीली पसरी हुई छोड़ देने से दलिद्दर आ सकता है। तीलियां गल जाती है, रस्सी ढीली पड़ जाती है और गंदी भी कितनी लगती है। आज तो मैंने माफ कर दिया, फिर भी कभी झाड़ू खड़ी ना मिले, समझी? इस बात में कोई तुक नहीं है बीजी, झाड़ू कैसे भी रखी जा सकती है। बीजी झुंझला गई। कैसी जाहिल और जिद्दी लड़की ले आया है काका। लाख बार कहा था इस कुदेसिन से ब्याह ना कर, पर नहीं, उसके सिर पर तो भूत सवार था। शिखा को हंसी आ गई। बीजी अपने आप को बहुत सही और समझदार मानती है, जबकि अक्सर उनकी बातों में कोई तर्क ही नहीं होता। उसे हंसते देखकर बीजी का खून खौल गया। इसे तो बिल्कुल अक्ल नहीं। उन्होंने मीरा से कहा। बीजी, आप चाय पियेंगी? शिखा ने पूछा। बीजी उसकी तरफ पीठ करके बैठी रही। शिखा की बात का जवाब देना वे जरूरी नहीं समझती। वैसे भी उनका ख्याल था कि शिखा के स्वर में खुशामद की कमी रहती है। शिखा ने चाय का ग्लास उनके आगे रखा तो वे भड़क गई। वैसे ही मेरा कब्ज के मारे बुरा हाल है, तो चाय पिला पिला कर मुझे मार डालना चाहती है क्या? शिखा ने और बहस करना स्थगित किया और चाय का ग्लास लेकर अपने कमरे में चली गई। शिखा के पति कपिल अपने घर वालों से इन अर्थों में भिन्न था कि आमतौर पर उसका सोचने का एक मौलिक तरीका था। शादी के ख्याल से जब उसने अपने आसपास देखा तो कॉलेज में उसे अपने से 2 साल जूनियर बीएससी में पढ़ती शिखा अच्छी लगी। सबसे पहली बात यह थी कि वह उन सब औरतों से एकदम अलग थी जो उसने परिवार और अपने परिवेश में देखी थी। शिखा का पूरा नाम वैसे तो दीप शिखा था, लेकिन अगर कोई उससे उसका नाम पूछता तो वह केवल अपना नाम ही नहीं बताती, बल्कि बताती, मेरे माता पिता ने मेरा नाम ही गलत रखा है, मैं दीप शिखा नहीं अग्नि शिखा हूँ। वह कहती। अग्नि शिखा की तरह वह भी हमेशा प्रज्वलित रहती, कभी किसी बात पर, कभी किसी सवाल पर। तब उसकी तेजी देखने लायक होती। उसकी इसी खूबी से प्रभावित होकर कपिल ने सोचा कि वह शिखा को पाकर ही रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ वह पिता के व्यवसाय में भी लगा था, इसलिए शादी से पहले नौकरी ढूंढने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। बिना किसी आडंबर, दहेज या नखरे के एक सादे से समारोह में वे दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। शिखा भी उसकी आत्मनिर्भरता, खूबसूरती और स्वतंत्र सोच से प्रभावित हुई। तब उसे यह नहीं पता था कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग संसार हैं। एक में भावना और दूसरे में व्यवहार की जरूरत होती है। दुनिया भर में विवाहित औरतों का केवल एक स्वरूप होता है, उन्हें सहमति प्रधान जीवन जीना होता है। अपने घर की कारा में वे हमेशा कैद रहती हैं। हर एक की दिनचर्या में अपनी अपनी तरह की समरसता रहती है। हर एक के चेहरे पर अपनी अपनी तरह की ऊब। हर घर का एक ढर्रा है जिसमें आपको फिट होना है। कुछ औरतें इस ऊप पर श्रृंगार का मुखौटा चढ़ा लेती हैं, पर उनके श्रृंगार में भी एक रास्ता होती है। शिखा अंदाज लगाती, सामने वाले घर की नीता ने आज कौन सी साड़ी पहनी होगी, और प्राय उसका अंदाजा ठीक ही निकलता। यही हाल लिपस्टिक के रंग और बालों के स्टाइल का था।
दुख की बात यह थी कि अधिकांश औरतों को इस ऊब और कैद की कोई चेतना ही नहीं थी। वे रोज सुबह 9:30 बजे सासों, नौकरों, नौकरानियों, बच्चों, माली और कुत्तों के साथ घरों में छोड़ दी जाती, अपना दिन तमाम करने के लिए। वहीं लंच पर पति का इंतजार करना, टीवी पर बेमतलब कार्यक्रमों का देखना और घर भर के नाश्ते, खाने, नखरों की नोक पलक संवारना। चिकनी महिला पत्रिकाओं के पन्ने पलटना, दोपहर को सोना, सजे हुए घर को कुछ और सजाना, सास की जी हजूरी करना और अंत में रात को एक जड़ नींद में लुढ़क जाना। कपिल के आते ही बीजी ने उसके सामने शिकायत दर्ज की। तेरी बीवी तो अपने को बड़ी चतुर समझती है, अपने आगे किसी की चलने नहीं देती, खड़ी खड़ी जवाब टिका देती है मुझे। कपिल को गुस्सा आ गया। शिखा को एक अच्छी पत्नी की तरह चुप रहना चाहिए, खास तौर पर माँ के आगे। इसने घर को कॉलेज का डिबेटिंग मंच समझ रखा है और माँ को प्रतिपक्ष का वक्ता। उसने कहा, मैं उसे समझा दूंगा, आगे से आपसे बहस नहीं करेगी। उल्टी खोपड़ी की है बहू बिल्कुल, वह समझ ही नहीं सकती, माँ ने मुंह बिचकाते हुए कहा। उस रात कमरे में कपिल ने शिखा से कहा, तुम माँ से क्यों उलझती रहती हो दिन भर? इस बात का उल्टा भी उतना ही सच है। ये भी तो सोचो कि हो सकता है तुम्हारी माँ मुझसे उलझती रहती हो दिन भर। मैं अनुलोम विलोम की बात नहीं कर रहा, एक संबंध है जिसकी इज्जत तुम्हें करनी होगी। क्या मुझे गलत बातों की भी इज्जत करनी होगी? माँ की कोई बात गलत नहीं होती। एक इंसान परफेक्ट कैसे हो सकता है? कपिल तैश में आ गया। तुमने माँ को इम्परफेक्ट कहा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हमेशा ज्यादा बोल जाती हो और गलत भी। क्या तुम मेरी आवाज बंद करना चाहते हो? मैं सिर्फ शांत और सुरुचिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। शिखा अंदर तक जल गई इस उत्तर से, क्योंकि यह एक उत्तर हजार नए प्रश्नों को जन्म दे रहा था। उसने प्रश्नों को होठों के क्लिप से दबाया और सोचा, अब वह बिल्कुल नहीं बोलेगी, यहाँ तक कि यह सब लोग उसकी आवाज तक सुनने को तरस जाएंगे। लेकिन उसका खुद का यह निश्चय उससे ही नहीं निभ पाता। बहुत जल्द कोई न कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो ही जाता कि वह ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती और एक बार फिर बदतमीज और बदजुबान कहलाई जाती। तब शिखा बेहद तनाव में आ जाती। उसे लगता घर में एक जैसे टॉयलेट होता है वैसे एक कॉकटेल भी होना चाहिए, जहाँ खड़े होकर वह अपना गुबार निकाल ले, जंजीर खींचकर बातें बहा दे और एक सभ्य शांत मुद्रा से बाहर आ जाए। उसे यह भी बड़ा अजीब लगता है कि वह लगातार ऐसे लोगों से मुखातिब है जिन्हें उसके इस भारी भरकम शब्दकोश की जरूरत ही नहीं है। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ दो शब्दों की दरकार थी, जी और हाँ जी। कल छोले बनेंगे। जी अच्छा। पाजामों के नाड़े बदल देने चाहिए। हाँ जी, जैसे आप कहें। उसने अपने जैसी कई स्त्रियों से बात करके देखा। सब में अपने घर बार के लिए बेहद संतोष और गर्व था। हमारे तो ये ऐसे हैं, हमारे तो ये वैसे हैं और उन जैसा कोई नहीं हो सकता। हमारे बच्चे तो बिल्कुल लव कुश की जोड़ी हैं। हमारा बेटा तो पढ़ने में इतना तेज है कि पूछो ही मत। शिखा को लगता उसी में शायद कोई कमी है, जो वह इस तरह संतोष में लबालब भरकर मेरा महान परिवार के राग नहीं अपलाप सकती। रातों को बिस्तर में पड़े पड़े वह देर तक सोती नहीं, सोचती रहती। उसकी नियति क्या है? ना जाने कब कैसे एक फुल टाइम गृहिणी बन गई है, जबकि उसने जिंदगी को एक बिल्कुल अलग तस्वीर की तरह देखा था। कितना अजीब होता है कि दो लोग बिल्कुल अनोखे, अकेले अंदाज में इसलिए नजदीक आए कि वे एक दूसरे की मौलिकता की कद्र करते हों, और महज इसलिए टकराए क्योंकि अब वह मौलिकता उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होती। दरअसल वे दोनों अपने अपने खलनायक के हाथों मार खा रहे थे, और यह खलनायक था रूटीन, जो जीवन की खूबसूरती को दीमक की तरह चाट रहा था। कपिल चाहता था कि शिखा एक अनुकूल पत्नी की तरह रूटीन का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ओढ़ ले और उसे अपने मौलिक सोच विचार के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। शिखा को भी यही उम्मीद थी। उसकी जिंदगी का रूटीन या ढर्रा उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। आज सुबह वह कॉल बेल की पहली कर्कश ध्वनि के साथ जाग जाता और रात 12 बजे के टन टन के घंटे के साथ सोता।
बीजी घर में इस रूटीन की चौकीदार तैनात थी। शिखा जैसे तैसे रोज के काम निपटाती और जब समस्त घर सो जाता, हाथ मुंह धो कपड़े बदल एक बार फिर अपना दिन शुरू करने की कोशिश करती। उसे सोने में काफी देर हो जाती और अगली सुबह उठने में भी। उसके सभी आगामी काम थोड़े पिछड़ जाते और बीजी का हिदायतनामा शुरू हो जाता। यह आधी आधी रात तक बत्ती जलाकर क्या करती रहती है तू? ऐसे कहीं घर चलता है? और ससुर अपने स्कूल में सीखा हुआ एक मुहावरा टिका देते, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, वगैरह वगैरह। हिदायतें सही होती पर शिखा को बुरी लग जाती। वह बेमन से झाड़ू झाड़न पोछे का रोज नामचा हाथ में उठा लेती, जबकि उसका दिमाग किताब, कागज और कलम की मांग करता रहता। कभी कभी छुट्टी के दिन कपिल घर के कामों में उसकी मदद भी करता। बीजी उसे टोक देती, ये औरतों वाले काम करता तू अच्छा लगता है क्या? तू तो बिल्कुल ही जोरू का गुलाम हो गया है। घर में एक सहज और सघन संबंध को लेकर लगातार ठोक पीट कर यांत्रिक बनाया जा रहा था। एकांत में जो भी तन्मयता पति पत्नी के बीच जन्म लेती, दिन के उजाले में उसकी गर्दन मरोड़ दी जाती। बीजी को संतोष था कि वे परिवार का संचालन बहुत बढ़िया ढंग से कर रही हैं। वे बेटे से कहती, तू चिंता ना कर, थोड़े दिनों में ही मैं इस नक्सड़ी शिखा को हैंड पटरी पर ले आऊंगी। पटरी पर शिखा तो तब भी नहीं आई जब वह 2 बच्चों की माँ हो गई। बस इतना भर हुआ कि उसने अपने सभी सवालों का रुख अन्य लोगों से हटाकर कपिल और बच्चों की तरफ कर लिया। बच्चे अभी कई सवालों के जवाब देने के लिए समझदार नहीं हुए थे, बल्कि लाड प्यार में दोनों के अंदर एक तर्कातीत तुनक मिजाजी आ गई थी। स्कूल से आकर वे दिन भर वीडियो देखते, गाने सुनते, आपस में मारपीट करते और जैसे तैसे अपना होमवर्क पूरा करके सो जाते। कपिल अपने व्यवसाय से बचा हुआ समय अखबारों, पत्रिकाओं और दोस्तों में बिताता। अकेली शिखा घर की कैद में घटनाहीन दिन बिताती रहती। वह जीवन के पिछले 10 सालों और अगले 20 सालों पर नजर डालती और मन ही मन घबरा जाती। क्या उसे वापस अग्निशिखा की बजाय दीपशिखा बनकर ही रहना होगा, मध्यम और मधुर मधुर जलना होगा? वह क्या करे अगर उसके अंदर तेल की जगह लावा भरा पड़ा है? उसे रोज लगता कि उन्हें अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसने कपिल से कहा, क्यों नहीं हम 2-4 दिन कहीं घूमने चले? कहाँ जाना है? कहीं भी, जैसे जयपुर या आगरा। वहां हमें कौन जानता है? फिजूल में एक नई जगह जाकर फंसना और खर्चा करना। वहां देखने को बहुत कुछ है। हम खूब घूमेंगे, कुछ नई और नायाब चीजें खरीदेंगे, देखना एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ऐसी सब चीजें यहाँ भी मिलती है। सारी दुनिया का दर्शन अब टीवी पर हो जाता है, तो फिर वहां जाने का क्या तुक है? तुक के सहारे दिन कब तक बिताएंगे? बच्चों ने इसी बात का मजाक बना लिया। कल को तुम कहोगी अंडमान चलो घूमेंगे, इसका मतलब अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पड़े पड़े एक दिन दरख्त बन जाएंगे। तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ, मुझे लगता है तुम्हारे हार्मोन्स बदल रहे हैं। लगता तो यह मुझे भी है कि आपके भी हार्मोन्स बदल रहे हैं। तुम्हारे अंदर बराबरी का बोलना एक रोग बनता जा रहा है। इन ऊल जुलूल बातों में क्या रखा है? शिखा याद करती वे प्यार के दिन जब उसकी कोई बात बेतुकी नहीं थी। एक इंसान को प्रेमी की तरह जानना और पति की तरह पाना कितना अलग था। जिसे उसने निराला समझा वही कितना औसत निकला। वह नहीं चाहती जीवन के ढर्रे में कोई नयापन या प्रयोग। उसे एक परंपरा चाहिए, जी हुजूरी की। उसे एक गांधारी चाहिए जो जानबूझकर ना सिर्फ अंधी बल्कि गूंगी और बहरी भी हो। बच्चों ने यह बात दादी तक पहुंचा दी। बीजी तो एकदम भड़क गई। अपना काम धंधा छोड़कर काका अब जयपुर जाएगा? क्यों, बीवी को सैर कराने के लिए? एक हम थे, कभी घर से बाहर पैर तक ना रखा था। और अब तो आप तीर्थ के बहाने घूमने चली जाती हैं। वह घूमना नहीं है क्या? शिखा से अब नहीं रहा गया। चुप रहते रहते उसका जी उकता गया था। तीरथ को तू घूमना कहती है? इतनी खराब जुबान पाई है तूने। कैसे गुजारा होगा तेरी गृहस्थी का? काश गोदरेज कंपनी का कोई ताला होता मुंह पर लगाने वाला।
तो ये लोग उसे मेरे मुंह पर जड़कर चाबी सेफ में डाल देते। शिखा ने सोचा, सच, जीवन मेरा ऐसा कब तक चलेगा। बच्चे शहजादों की तरह बर्ताव करते। नाश्ता करने के बाद जूठी प्लेटें कमरे में पड़ी रहती मेज पर। शिखा चिल्लाती, यहाँ कोई रूम सर्विस नहीं चल रही है। जाओ, अपने जूठे बर्तन रसोई में रख कर आओ। नहीं रखेंगे, क्या कर लोगी? बड़ा बेटा हिमाकत से कहता। ना चाहते हुए भी शिखा उसे मार बैठती। एक दिन बेटे ने पलटकर उसे मार दिया। हल्के हाथ से नहीं, भरपूर घूंसा मुंह पर। होठ के अंदर एक तरफ का मांस बिल्कुल चिथड़ा हो गया। शिखा सन्न रह गई। ना केवल उसके शब्द बंद हो गए, बल्कि जबड़ा भी जाम हो गया। बर्तन बेटे ने फिर भी नहीं उठाए। वे दोपहर तक कमरे में पड़े रहे। हैरानी की बात तो यह थी कि घर भर में किसी ने भी बेटे को गलत नहीं कहा। बीजी एक दर्शक की तरह वारदात देखती रही। उन्होंने कहा, हमेशा गलत बात बोलती हो, इसी से दूसरे का खून खौलता है। शुरू से जैसी तूने ट्रेनिंग दी वैसे बना है। ये तो बचपन से सिखाने वाली बात है। और फिर तू जूठे बर्तन उठा देगी तो क्या घिस जाएगी? उन्हीं के शब्द शिखा से मुंह से निकल गए। अगर बर्तन ये रख देता तो उसका क्या घिस जाता? बदतमीज कहीं, बड़ों से बात करने की अक्ल नहीं है, बीजी ने कहा। ससुर जी ने सारी घटना सुनने के बाद वही स्कूल का एक पुराना मुहावरा टिका दिया, एज यू सो शैल यू रीप। कपिल ने कहा, पहले सिर्फ मुझे सताती थी, अब बच्चों का भी शिकार कर रही हो। उनका भी जीना हराम कर दिया तुमने। शिकार तो मैं हूं और तुम सब शिकारी हो। शिखा कहना चाहती थी, पर जबड़ा एकदम जाम था। होठ अब तक सूजा हुआ था। शिखा ने पाया, परिवार की शर्तों पर रहते रहते ना सिर्फ वह अपनी शक्ल खो बैठी है, वरन अभिव्यक्ति भी। उसे लगा वह ठूस ले अपने मुंह में कपड़ा या सी डाले इसे लोहे के तार से। उसके शरीर से कहीं कोई आवाज ना निकले। बस उसके हाथ पांव परिवार के काम आते रहे। ना निकले इस वक्त मुंह के बोल, लेकिन शब्द उसके अंदर खलबलाते रहेंगे। घर के लोग उसके समस्त रंध्र बंद कर दें, फिर भी ये शब्द अंदर पड़े रहेंगे, खौलते और खदकते। जब मृत्यु के बाद उसकी चीर फाड़ होगी तो ये शब्द निकल भागेंगे शरीर से और जीती जागती इमारत बन जाएंगे। उसके फेफड़ों से, गले की नली से, आंतड़ियों से चिपके हुए ये शब्द बाहर आकर तीखे, नुकीले, कंटीले, जहरीले, असहमति के अग्रलेश बनकर छा जाएंगे घर भर पर। अगर वह इन्हें लिख दे तो एक बहुत तेज एसिड का आविष्कार हो जाए। फिलहाल उसका मुंह सूजा हुआ है, पर मुंह बंद रखना चुप रहने की शर्त नहीं है। ये शब्द उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।